हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्योग्राफी जुनून में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है भूकंप या अर्थक्वेक। ठीक है, तो आज इस टॉपिक में हम अर्थक्वेक से के संबंधित क्या क्या टर्मिनोलॉजी है उनको देखेंगे और किस किस कारण से भूकंप आता है इसको देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, भूकंप, भू मतलब क्या होता है? पृथ्वी, और कंप यानी क्या होता है? कंपन। यानी कि हम कॉमन टर्म में अगर कहें कि साधारण भाषा में अगर बोला जाए तो पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले कंपन को ही भूकंप कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन देना चाहे तो क्या होगा? तो इसे कहेंगे कि पृथ्वी जो है उस पर किसी भी अंतर्जात जो पृथ्वी के धरातल के नीचे कोई भी अंतर्जात या किसी भी बहिर्जात कारण के से पृथ्वी के अंतर्जात या बहिर्जात कारण से पृथ्वी की जो साम्य स्थिति बनी हुई है, साम्य स्थिति जो आइसोस्टेटिक पोजीशन बनी हुई है, उसमें कोई भी व्यवधान उत्पन्न हो जाए, कोई भी डिस्टरबेंस आइसोस्टेटिक पोजीशन में आ जाए, जिससे भूपटल जो है हमारी उसमें कंपन उत्पन्न हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे भूकंप कहेंगे। यानी किसी भी अंतर्जात या बहिर्जात कारणों से पृथ्वी की साम्य स्थिति में परिवर्तन हो, व्यवधान उत्पन्न हो, जिससे भूपटल में कंपन उत्पन्न हो, तो उसे भूकंप कहेंगे। ठीक है, अब इसमें बात की हमने दो चीजों की। क्या बात की? अंतर्जात कारण हो सकता है या बहिर्जात कारण हो सकता है। ठीक है, कारण की बात करें अंतर्जात और बहिर्जात। अंतर्जात कारण, देखिए मैंने आपको जब बलों का क्लासिफिकेशन बताया था जो धरातल में क्या उत्पन्न करते हैं, परिवर्तन लाते हैं, उन बलों के बारे में बताया था। तब मैंने एक अंतर्जात बल बताया था, एंडोजेनेटिक फोर्स बताया था। और इस एंडोजेनेटिक फोर्स में एक टाइप था सडन एंडोजेनेटिक, आकस्मिक अंतर्जात बल। क्या था? आकस्मिक अंतर्जात बल। उस टाइम मैंने आपको बताया था कि आकस्मिक अंतर्जात बल की वजह से भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि बाह्य बलों से तो भूकंप आता नहीं है। बिल्कुल आता है। बहिर्जात बल भी, जब जो कोई बल ऐसा जो धरातल के ऊपर आकर के लगे, धरातल के नीचे नहीं, धरातल के ऊपर लगे, उसे क्या कहेंगे? बहिर्जात बल कहेंगे। तो कोई बहिर्जात कारण भी हो सकता है। क्या हो सकता है बहिर्जात कारण? जैसे कोई भी ऊपर से आकर के कोई भी बहिर्जात कारण जो है उसमें कोई भी जैसे भूस्खलन हो जाए, ऊपर से क्या हो जाए? भूस्खलन हो, और भूस्खलन होकर के जब कोई भाग टूट के धरातल पर गिरेगा तो वहां क्या होगा? कंपन उत्पन्न होगा। और जहां कहीं भी कंपन होगा उसी को भूकंप कह देंगे। तीव्रता की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ, कोई हम परिमाण की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल बात कर रहे हैं कि हिल जाएगा। या फिर क्या हो सकता है कि जैसे बड़े बड़े जो बांध है, उन बांधों के नीचे जो धरातल, बांधों के जो नीचे की जो सतह है, जलतल जो है, उस जलतल में बहुत ज्यादा जलराशि होने से जो चट्टाने जो हैं उनमें भी क्या हो सकता है? उनमें भी परिवर्तन, थोड़ा सा खिसकाव हो सकता है। तो ये कारण तो बहिर्जात हुआ ना, इस जलराशि की वजह से हुआ, तो इस वजह से हो सकता है। यह हो सकता है कि बहुत बड़ा कोई ग्लेशियर पिघल करके और समुद्र में गिरेगा। ठीक है, और वो जब गिरेगा तो उससे भी भूकंप आ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ग्लेशियर टूट के गिर रहा है। तो अंतर्जात और बहिर्जात दोनों कारण इसमें हो सकते हैं, जिनकी वजह से धरातल में भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा भूकंप। और भूकंप का जो अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? भूकंप का अध्ययन किए जाने वाले विज्ञान को सीस्मोलॉजी कहते हैं। सीस्मोलॉजी, या क्या बोलेंगे इसको? भूकंप विज्ञान बोलते हैं, जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब यहां हम कुछ टर्म्स समझ लेते हैं कि भूकंप जो है उसमें कौन कौन सी चीजें टर्म्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हाइपोसेंटर की। ठीक है, हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर, इसको और क्या नाम दिया जा सकता है? फोकस कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं भूकंप मूल कह सकते हैं। हाइपोसेंटर, फोकस या भूकंप मूल भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब इसमें देखिए ये क्या होता है हाइपोसेंटर? जहां पर भूकंप जो है उसकी उत्पत्ति होती है, जिस जगह से भूकंप
तरंगे उत्पन्न होती हैं, यानी जहां पर अंदर स्थिति में परिवर्तन हुआ है उसे भूकंप मूल कहते हैं। तो धरातल के नीचे वह स्थान जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं। ये हमारा भूकंप मूल है, ठीक है, ये भूकंप मूल है। और यहां से जब भूकंप मूल से जब भूकंप की उत्पत्ति होगी तो उत्पत्ति होने के बाद भूकंप तरंगे जो हैं वो निकलेंगी और धरातल पर जिस बिंदु पर, जिस स्थान पर जाकर के ये सबसे पहले पहुंचेंगी, ठीक है, जहां सबसे पहले भूकंप महसूस किया जाएगा उसे हम कहेंगे एपिसेंटर, यानी अधिकेंद्र कहेंगे। इसे एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहेंगे, जहां से भूकंप को महसूस किया जाएगा, ठीक है। और ये जो अधिकेंद्र, जो एपिसेंटर है, इसी पे हमें सबसे ज्यादा क्या होगा, भूकंप महसूस होगा और सबसे ज्यादा विनाशकारी प्रभाव यहीं दिखाई देगा। यानी हमारा जो हाइपोसेंटर है वो तो रहेगा धरातल के नीचे और एपिसेंटर रहेगा धरातल पर, ठीक है, जहां पर अधिकेंद्र, जहां विनाश सबसे ज्यादा होगा। और ये कहां होगा, ये हमेशा हाइपोसेंटर से बिल्कुल ऊपर होगा, हाइपोसेंटर के बिल्कुल 90 डिग्री पे होगा, बिल्कुल ऊपर होगा, ठीक है। तो धरातल पर ये होगा। ये क्या है, देखिए ये क्या है, यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रहा है, ये भ्रंशन हो रहा है और भ्रंशन की वजह से क्या हो रहा है, भूकंप उत्पन्न हो रहा है। ये क्या है, ये है भूकंप तरंगे हैं, ये भूकंप तरंगे हैं, क्लियर है। तो हाइपोसेंटर जो भूकंप मूल है, जहां भूकंप की उत्पत्ति हुई है, और एपिसेंटर जहां भूकंप सबसे पहले महसूस किया गया है और धरातल पर वह एक स्थान होगा, ठीक है। ये भूकंप तरंगे हो गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक टर्म और होती है, क्या, आइसोसीस्मल लाइंस। आइसोसीस्मल लाइन ये क्या होती हैं, देखिए आइसो मतलब होता है समान, यानी कि जहां जहां पर समान तीव्रता का भूकंप महसूस किया जाएगा उन सभी स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, आइसोसीस्मल लाइन। आइसोसीस्मल लाइन समभूकंप रेखा, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, समभूकंप रेखा, यानी समान तीव्रता के भूकंप वाले स्थानों को समभूकंप रेखा कहेंगे। समान तीव्रता के भूकंप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहेंगे। जैसे आइसोथर्मल लाइन होती थी, समताप रेखा, वो क्या होती थी, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोथर्मल लाइन कहते थे। उसी तरह समान भूकंप की तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहेंगे। दूसरा होता है होमोसीस्मल लाइन। होमोसीस्मल लाइन, होमोसीस्मल का मतलब होता है होमो, होमो का मतलब क्या होता है, साथ यानी सह, तो साथ यानी सह भूकंप रेखा। सह भूकंप रेखा क्या होती है, मान लीजिए किसी भी स्थान पर एक साथ, जैसे कोई भी दो स्थान, ये स्थान है, ये स्थान है, उस पर भूकंप की रेखाएं जो हैं, भूकंप जो हैं वो एक साथ महसूस किया गया, यानी कि भूकंप की जो तरंगे हैं वो एक साथ पहुंची हैं। तो एक ही समय पर भूकंप महसूस किए जाने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सहभूकंप रेखा कहते हैं। मतलब इन स्थानों पर सहभूकंप रेखा वाले जितने भी स्थान होंगे उन पे भूकंप एक साथ महसूस किया गया है, इसे सहभूकंप रेखा कहते हैं, ठीक है। तो आइसोसीस्मल लाइन हो गई हमारी और होमोसीस्मल लाइन हो गई, यानी कि यहाँ पर भूकंप जो है वो एक साथ महसूस हो गया, यानी कि एक समय पर भूकंप तरंगे पहुंचेंगी सहभूकंप रेखा पे। जबकि समभूकंप रेखा जो होगी वहां पर समान तीव्रता का भूकंप महसूस किया जाएगा, उन्हें उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहेंगे, ठीक है। ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो इसमें मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं कि भूकंप क्यों उत्पन्न होते हैं, भूकंपों के उत्पत्ति के कारण क्या होते हैं, किन किन कारणों से भूकंप उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो एक तो हमारा सबसे मेजर जो अपनी पिछले वीडियो में मैंने आपको लिया है कि भूकंप की उत्पत्ति के कारण देखें, तो एक तो कारण क्या हो सकता है,
ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। ज्वालामुखी विस्फोट से भी भूकंप आते हैं। कैसे आते हैं? मैंने आपको बताया है कि जो हमारे केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी होते हैं, जिनमें से मैग्मा जो है वो एक फनल के थ्रू, एक नली के थ्रू पर आके और एक छिद्र से बाहर निकलता है, तो ऐसे भूकंप, ऐसे जो ज्वालामुखी हैं उनमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्या होती है, जलवाष्प होती है, गैस होती है और मैग्मा होता है। तो ये क्या है, धरातल पर कंटिन्यू नीचे की तरफ धक्का लगा रहे होते हैं, और धक्का लगाने में इनको जहां एक छिद्र से, एक नली से रास्ता मिलता है, वहां ये ज्वालामुखी विस्फोटक रूप से धरातल को तोड़कर बाहर निकलते हैं। विस्फोटक रूप से धरातल को तोड़कर बाहर निकलेंगे। जब ये धरातल को तोड़कर बाहर निकलेंगे तो इससे क्या होगा, एक बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और उससे क्या हो जाएगा, भूकंप आएगा। विस्फोटक से रूप से जब ये बाहर निकलेंगे तो उससे भूकंप आएगा। जैसे कहां कहां देखने को मिलता है हमारे, जैसे ज्यादातर जो हमारे ऐसे विस्फोटक जो भूकंप आते हैं, विस्फोटक जो ज्वालामुखी निकलते हैं, उनसे जो भूकंप उत्पन्न होता है वो कैसे होते हैं, वो केंद्रीय उद्गार वाले होते हैं। दरारी उद्गार वाले में तो फिर भी शांति से निकल जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था जैसे वल्केनियन टाइप होते हैं, उस प्रकार के ज्वालामुखी हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्राम्बोली टाइप के हो सकते हैं, जिनमें भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे तेजी से निकलता है। जो ज्वालामुखी पदार्थ हैं वो तेजी से निस्सृत होते हैं, तेजी से इरप्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि हमारा वेसुवियस तुल्य हो सकते हैं, वेसुवियस टाइप के ज्वालामुखी हैं वो, और इनको क्या बोलते हैं, प्लीनियन टाइप भी बोलते हैं इनको, ठीक है। एक होते हैं पीलियन टाइप के ज्वालामुखी हो सकते हैं। तो इन प्रकार के जो ज्वालामुखी होंगे, इनसे क्या होगा, तेजी से विस्फोट होगा, और विस्फोट से क्या निकलेंगे, जैसे जलवाष्प, गैस, मैग्मा निकलेंगे, और क्या होगा, धरातल में कंपन उत्पन्न होगा, इससे भूकंप आएगा। तो ये हमारा हो गया ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट से भूकंप आ सकते हैं। इसके अलावा और किस कारण से भूकंप आ सकते हैं? दूसरा कारण हो सकता है हमारा प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी जो है ये भी भूकंप का एक कारण हो सकती है। प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे हो सकती है, इस डायग्राम में देखिए प्लेट टेक्टोनिक्स में हमने देखा है कि 3 तरह की प्लेट होती हैं, ठीक है। 3 तरह की प्लेट किनारे होते हैं, अपसारी प्लेट सीमांत, अभिसारी प्लेट सीमांत और रूपांतरण प्लेट सीमांत, ठीक है। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। अब इनके सहारे भी भूकंप आते हैं, और जो सक्रिय प्लेट किनारे हैं वो भूकंपों की उत्पत्ति के सबसे प्रमुख कारण होते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा सक्रिय जो क्षेत्र हैं, सक्रिय जो प्लेट किनारे हैं, उस पर पूरे विश्व के लगभग 90% तक भूकंप जो हैं वो कहाँ आते हैं, प्लेट के किनारों पे आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गतिविधियां हो रही होती हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये हमारी प्लेट है, ठीक है, ये हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये हमारी ओशियनिक प्लेट है, ठीक है। अब ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब हैं, दोनों के का जब अभिसारी गति होगी, इनकी गति अभिसारी जब गति होगी तो क्या होगा कि जो ओशियनिक प्लेट है, जो महासागरीय प्लेट है, उसका जो है महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपण होगा, ठीक है। और क्षेपण से क्या होगा, घर्षण उत्पन्न होगा। ये देखिए, ये हमारी कौन सी प्लेट है, ये हमारी महाद्वीपीय प्लेट है और ये महासागरीय प्लेट है, और इस महासागरीय प्लेट का महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्या हो रहा है, क्षेपण हो रहा है। यहाँ पर जब ये क्षेपण हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है, तो इस सबडक्शन के कारण यहाँ पे एक घर्षण उत्पन्न होगा, और इस घर्षण के कारण क्या होगा, भूकंप आएगा। घर्षण के कारण क्या लगेगा, ऊर्जा निकलेगी और भूकंप आएगा। तो एक तो कारण ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि इसी समय ये ज्वालामुखी गतिविधि भी यहाँ देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि जब इसका क्षेपण होगा, तो क्षेपण होकर जब ये बहुत अंदर गहराई में मेंटल में चली जाएगी, तो यहाँ बहुत अधिक तापमान है। इसके कारण क्या हो जाएगा, इस बहुत अधिक तापमान के कारण ये पिघल जाएगी, ठीक है। इसमें पिघलने लगेगी, भूपर्पटी जो है ओशियनिक प्लेट की पिघलेगी, और धरातल के जो
वलन जहां उत्पन्न हो रहे हैं महाद्वीपीय भाग में, वह भूपटल पहले ही कमजोर हो गया है, वलन की वजह से कमजोर हो गया है, उसको जगह मिलेगी और ज्वालामुखी विस्फोट होंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि पैसिफिक रिम ऑफ फायर जिसे हम कहते हैं, उसमें ज्यादातर ज्वालामुखी मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो है प्रशांत प्लेट जो है हमारी, अगर इसको हम प्रशांत प्लेट मान लें तो ये हमारी मान लें नॉर्थ अमेरिकन प्लेट मान लें, तो प्रशांत प्लेट का नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे क्षेपण हो रहा है, ठीक है। और इससे पर्वतों का निर्माण हो रहा है। जैसे ये पर्वत बन रहे हैं, मान लो हमारे रॉकीज बन रहे हैं, ठीक है, ये रॉकीज माउंटेन बन रहे हैं, ठीक है। अब ये ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, इससे भी भूकंप आ रहा है, क्षेपण से भी भूकंप आ रहा है। तो क्षेपण जनित भूकंप है जिससे घर्षण उत्पन्न हो रहा है, वो यहाँ पे उत्पन्न होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए, जो इस क्षेपण से जो भूकंप उत्पन्न होंगे अभिसारी गति से, वो ज्यादातर भूकंप जो हैं वो कैसे होंगे? मध्यम या अधिक गहराई के होंगे, मध्यम या अधिक गहराई के भूकंप होंगे। मतलब यहां जो भूकंप उत्पन्न होंगे वह 200 किलोमीटर से लेकर के और लगभग 700 किलोमीटर तक की गहराई पर इनका भूकंप का क्या होगा? जो हमारा ये जो था हमारा हाइपोसेंटर, वो कितना होगा? 200 से 700 किलोमीटर की गहराई पर इसका हाइपोसेंटर होगा। क्षेपण जनित जो भूकंप होंगे उनसे 200 से 700 किलोमीटर की गहराई तक हाइपोसेंटर होगा, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब देखिए, जो ये क्षेपण हो रहा है यहाँ पे इस क्षेत्र को जहां पर भूकंप प्रारंभ हो रहा है, भूकंप का मूल बन रहा है, इसको दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनके नाम पर इसका नामकरण रखा गया है वडाती बेनियाफ जोन। क्या बोलते हैं इसको? वडाती बेनियाफ जोन, वडाती बेनियाफ जोन, इसको वडाती बेनियोफ जोन बोलते हैं, ठीक है। तो हुगो बेनियोफ थे और ये तो थे हुगो बेनियोफ, ठीक है, ये कहां के थे? यूएसए के थे, ठीक है। और एक वडाती थे, ठीक है, वडाती थे इन, और ये थे जापान के, ठीक है। तो ये दोनों साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, इनके नाम पर इसको वडाती बेनियोफ जोन कहा जाता है। यह वह क्षेत्र है जहां पर भूकंप का मूल स्थित होता है। क्षेपण जनित जो भूकंप हो रहा है उसका मूल जहां पे होगा उसे वडाती बेनियोफ जोन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनेगा? हाइपोसेंटर बनेगा। ये तो हो गया हमारा अभिसारी गति से, कि हमारी अभिसारी गति से कैसे होगा है। अब अपसारी गति से, ये देखिए अपसारी गति, ये ओशियनिक प्लेट है, ये ओशियनिक प्लेट है, ठीक है। ओशियनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अपसरण हो रहा है, ठीक है। डाइवर्जेंट बाउंड्री है। डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होगा? जब एक दूसरे के विपरीत जाएंगी तो यहां पर क्या होगा? भ्रंशन उत्पन्न होगा। और भ्रंशन कैसे होता है? सडन होता है। तो भ्रंशन की वजह से भी क्या होगा? भूकंप आएगा, क्योंकि तेज गति से ऊर्जा निकलेगी, बहुत तेजी से जब मूवमेंट होगी टेक्टोनिक प्लेट के बीच से जब भ्रंशन होगा तो उस भ्रंशन के कारण भूकंप उत्पन्न होगा, ठीक है। और क्या होगा? ज्वालामुखी दरारी उद्गार के रूप में ज्वालामुखी भी फटके बाहर आएगा, ठीक है, लावा बाहर आएगा। ये हो गया। ये देखिए यहां से ये हमारा मेंटल है और इस मेंटल से क्या हो रहा है? मैग्मा फ्लो हो रहा है। और ये क्या बन रही है? मध्य महासागरीय कटक बन रही है। जैसे मध्य महासागरीय कटक, जैसे हमारी मध्य अटलांटिक कटक है, मध्य हिंद महासागरीय कटक है। तो मध्य महासागरीय कटक के सहारे आने वाले भूकंप जो हैं वो अपसरण का परिणाम होते हैं और यहां पर भी हमें भूकंप देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अपसारी प्लेट सीमाओं पर भी भूकंप होते हैं। तीसरा हमारा आता है रूपांतरण प्लेट सीमा। रूपांतरण प्लेट सीमा कैसे है? ये देखिए, जैसे ये वाली जो प्लेट है इसकी गति किधर है? क्षैतिज रूप से इस तरफ, और इसकी गति कितनी है? क्षैतिज रूप से। यानी ये जो हमारा रेड वाला पार्ट है ये कभी यहां रहा होगा, ये मान लें हम, तो देखिए इसकी क्षैतिज गति हो गई है। ये रेड पार्ट इसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए था, इसके साथ,
इन दोनों को जुड़ा हुआ होना चाहिए था, मगर अब इनकी क्या हो गई है, क्षैतिज गति हो गई है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि इस वजह से इनमें क्या है, रूपांतरण भ्रंश उत्पन्न हो गया है। मतलब कोई भी भाग जो है रूपांतरण भ्रंश में दो जो भाग हैं, जो टूटे हुए खंड हैं, वह कहीं भी कोई भी तरफ, मतलब ना तो कोई नीचे जाएगा ना ऊपर आएगा, बस इनकी कैसी होगी, क्षैतिज गति होगी, एक दूसरे के सहारे सरक जाएंगे। जहां एक दूसरे के सहारे सरकेंगे तो खिसकने से भी क्या होगा, भ्रंश उत्पन्न होगा एक तरीके से। और इस भ्रंश को, इसके जब सहारे जब सरकेंगे तो इसकी वजह से भी क्या होगा, भूकंप की उत्पत्ति होगी। जैसे कहां पे देखने को मिलता है हमको, सेंट एंड्रियास भ्रंश जो है हमारा, कैलिफोर्निया का जो सेंट एंड्रियास भ्रंश है, वहां पे क्या देखने को मिलता है, वहां पर भी भूकंप आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि वहां पे कंटिन्यू दो प्लेट्स के बीच में, दो भाग जो प्लेट्स हैं उनके बीच में रगड़ हो रही है, एक दूसरे के क्षैतिज रूप से सरक रही हैं। कौन कौन सी सरक रही हैं, एक तो है हमारी प्रशांत प्लेट है, ठीक है, और दूसरी जो है वो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। तो प्रशांत प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है, जैसे ये प्रशांत प्लेट है और ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, इनके बीच में क्षैतिज गति हो रही है, तो यहाँ पर भी भूकंप महसूस किए जाते हैं। और ये सेंट एंड्रियास भ्रंश जो है वो लगभग 1200 किलोमीटर लंबा भ्रंश है। ठीक है, कहाँ पे है, कैलिफोर्निया यूएसए में। तो इसकी वजह से भी हमको भूकंप महसूस होते हैं। तो ये हमने प्लेट टेक्टोनिक जो पढ़ा कि प्लेट टेक्टोनिक में तीनों कारण मैंने आपको बताया कि किस किस वजह से भूकंप आते हैं और क्या वडाती बेनियोफ जोन होता है। ठीक है, वडाती बेनियोफ जोन पढ़ा और प्लेट टेक्टोनिक को भी हमने इसका एक कारण पढ़ा कि कैसे भूकंप उत्पन्न होते हैं। अगला क्या कारण हो सकता है भूकंप की उत्पत्ति का, भूकंपों की उत्पत्ति का अगला क्या कारण हो सकता है, देखिए इन प्लेट विवर्तनिकी और इसके अलावा तीसरा ये हो सकता है कि हम एक क्या लें कि भ्रंशन भी इसका एक कारण हो सकता है, या वलन भी इसका एक कारण हो सकता है। ठीक है, भ्रंशन की वजह से तो कैसे भूकंप आते हैं, देखिए जब कोई भी महाद्वीपीय भाग या महासागरीय प्लेट के किसी भी भाग में किसी भी प्रकार का भ्रंशन हो, चाहे भ्रंशन का हम कोई भी प्रकार हो, चाहे साधारण भ्रंशन हो, चाहे व्युत्क्रम भ्रंश हो, ठीक है, और चाहे कौन सा हो, लेटरल हो, ठीक है, इसे वो बोलते हैं लेटरक या पार्श्वीय भ्रंश हो, किसी भी प्रकार का भ्रंश जब महाद्वीपीय या महासागरीय भागों में, मैं बात नहीं कर रहा हूं कि किसी एक्टिव प्लेट मार्जिन की बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं अपसारी की बात कर रहा हूं ना अभिसारी की, मैं अपसारी अभिसारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि प्लेट के बीच में कहीं भी जहां कहीं भी आंतरिक भाग में क्रिया हो रही है, आंतरिक भाग में चट्टानें खिसक रही हैं, उसके कारण कहीं भी अगर भ्रंश की उत्पत्ति हो जाती है, जैसे कहां उत्पत्ति हुई है, जैसे हमारे भारत में, जैसे हम देखें भारत में कहां पे ये जो भ्रंशोत्थ पर्वत या भ्रंश घाटी जहां बनती है, वहां पे हम देखें तो ये हमारा मान लो विंध्याचल है और ये हमारा सतपुड़ा है, ठीक है, और इसके बीच में नर्मदा नदी की घाटी है जिसे बोलते हैं ग्राबेन, और इन ब्लॉक माउंटेन्स को क्या बोलते हैं, होस्ट। ठीक है, तो अगर कोई भी भाग ऊपर या नीचे धसेगा या उठेगा तो वो भी अचानक गतिविधि होगी, बहुत रगड़ लगेगी और अचानक गति होगी, उससे भी भ्रंशन से भी क्या हो सकता है, भूकंपों की उत्पत्ति हो सकती है। दूसरा हमारा हो सकता है वलन। वलन कैसे, देखो महाद्वीपीय, जहां महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट जो है उस पे अपसरण हो रहा है, अब अभिसारी जो गति हो रही है उससे तो वलन उत्पन्न हो ही रहा है, मगर धरातल का कोई भी भाग जो है उसमें अगर कहीं भी थोड़ा वलन उत्पन्न हो और उसकी अचानक गति हो जाए तो उससे भी भूकंप उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, उससे भी भूकंप उत्पन्न हो सकते हैं। तो भ्रंशन और वलन जो है इससे भूकंप उत्पन्न हो सकते हैं। अब भ्रंशन को समझने के लिए यहां एक टर्म आती है जिसे कहते हैं प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी ये किसने दी थी, ये दी थी एच.एफ. रीड ने, ये एच.एफ. रीड महोदय ने दी थी प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत,
इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। इसका मतलब क्या होता है, देखिए धरातल जो है उसके नीचे हमारे धरातल जो है उसके नीचे क्या हो रहा है, धरातल के नीचे बहुत अधिक, जैसे ये पूरी धरातल है, इसके नीचे क्या है कि बहुत अधिक मात्रा में क्या है, ऊपर से चट्टानों का दाब लग रहा है, ठीक है। और साथ साथ इसमें क्या हो रहा है कि नीचे कोई भी संवहन तरंग जो है वो चाहे विपरीत दिशा में गति कर रही हो, उससे हो या कैसे भी हो, इनके बीच में क्या लग रहा है, तनाव बल लग रहा है बहुत ज्यादा। मान लो ये कोई एक चट्टान है, इस चट्टान में क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा तनाव बल लग रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो तनाव बल है ये क्या है, विपरीत दिशाओं में इसको खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। और इसकी एक कैपेसिटी है, ये कैसे व्यवहार करेगी, एक रबड़ की तरह व्यवहार करेगी, ठीक है। उच्च ताप और दाब के प्रभाव में एक रबड़ की तरह व्यवहार करेगी और ये खींचती चली जाएगी, ऐसे खींच रही है, ठीक है। और एक सीमा के बाद जितना अधिक इसमें लगना है तनाव, एक सीमा होगी, उस सीमा के बाद ये क्या करेगी, टूट जाएगी, ठीक है। तो ये चट्टान टूट जाएगी। अब जब ये टूटेगी तो इसमें क्या होगा, तनाव समाप्त हो जाएगा। भाई तनाव क्या है, तनाव रबड़ को हम खींच रहे हैं तो वो क्या है, तनाव है। और जब रबड़ बीच में से टूट जाएगा तो क्या होगा, उसका तनाव खत्म हो जाएगा। जब तनाव खत्म हो जाएगा तो ये टूटने के बाद ये वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश करेगी, ठीक है, वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश करेगी। और इससे तेजी से क्या होगा, धरातल के अंदर की जो समस्थिति है उसमें परिवर्तन होगा। और इस परिवर्तन के कारण भी क्या होगा, भूकंप तरंगें उत्पन्न होंगी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत या इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। जो किसने दी थी, ये दी थी एच.एफ. रीड महोदय ने दी थी, ठीक है। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत ये भूकंप उत्पन्न करेगा प्रत्यास्थ पुनश्चलन में। और इसका कारण क्या है, तनाव के कारण चट्टानों का टूट करके एक दूसरे से अलग होना और फिर तनाव के समाप्त होने के कारण वापस अपने स्थान पे आने की कोशिश करना। तो ये हो गया भ्रंशन या वलन, जिसके कारण हमें भूकंप महसूस होते हैं। अब देखिए भ्रंशन या वलन से जो भूकंप महसूस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ज्यादातर उथले हुए भूकंप होते हैं, उथले भूकंप बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हम कि शैलो जो होते हैं, शैलो जो भूकंप होते हैं वो इससे आते हैं। शैलो भूकंप कितने होते हैं, लगभग ये होते हैं, शैलो भूकंप को मानते हैं हम 70 किलोमीटर तक की गहराई के भूकंप जो होते हैं वो शैलो भूकंप होते हैं। तो यहाँ पे भूकंप का जो केंद्र होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम 70 किलोमीटर तक होगा। तो भ्रंशन या भ्रंश मूलक जो भूकंप आते हैं वो 70 किलोमीटर की गहराई तक ही आते हैं। तो ये हमारा हो गया 3 कारण हो गए कि किस किस वजह से भ्रंशन, किस किस वजह से भूकंप आ सकते हैं। चौथा हम देखते हैं कि भूकंप क्यों आ सकते हैं। देखिए चौथा हम कह सकते हैं कि कोई भी भू संतुलन है उसमें अव्यवस्था और उत्पन्न हो जाए। भू संतुलन में अव्यवस्था, भू संतुलन में अव्यवस्था, आइसोस्टेटिक कंडीशन जो है धरातल की, उसमें भी कोई चेंज आए, कैसे आएगा। देखिए ऐसा जो भूकंप होते हैं वो ज्यादातर कहां पे आते हैं, जो वलित पर्वतों के क्षेत्र हैं उन पे आते हैं। क्यों आते हैं कि जो वलित पर्वत जो हैं वो क्या है, धरातल से काफी उठे हुए हैं, ठीक है, उठे हुए भाग हैं। और यहां से चलने वाली नदियां इसको कंटिन्यू अपर्दित करके इसका जो पदार्थ है उसको बहाकर कहां जमा करती जाती हैं, सागर क्षेत्र में, ठीक है। तो तटवर्ती क्षेत्रों में इनको जमा करती जाती हैं। यहां से जो अवसाद लेंगी, ये अवसाद लेकर के पर्वतीय क्षेत्रों से नदियां कहां जाके जमा कर रही हैं, तटीय क्षेत्रों में लाके जमा कर रही हैं। एक समय बाद जब ये तो क्या होगा, ये कटता जाएगा, ये तो नीचा होता जाएगा पर्वत तो, और यहाँ पे क्या होगा, अवसाद जमा होता जाएगा। और मान लो कि यह अवसाद भार इतना अधिक हो गया है कि जो सागरीय तली है वो नीचे धंस जाए, और मान लीजिए ये यहाँ आ गई है, ठीक है, ये सागरीय तली नीचे धंस गई है, तो इसको क्या बोलेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो सागरीय तटीय क्षेत्र है जिसमें महाद्वीप का कोई भाग अगर सागर तटीय क्षेत्र में है, जो क्या है, जल के ऊपर है मगर नीचे धंसा होने से कारण जलमग्न हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निमज्जन, सबमर्जेंस,
ठीक है। अब जब इधर सबमर्जेंस होगा तो क्या होगा, तटीय क्षेत्र तो नीचे गया, तो एक तो यहाँ पे गतिविधि हुई और इसके प्रभाव में क्या होगा कि जो वलित पर्वत का जो क्षेत्र है वह ऊपर उठ जाएगा। साम्य स्थिति में जो आइसोस्टेटिक, जो मैं आइसोस्टेसिस बताऊंगा उसमें आगे बताऊंगा कि जितना आप नीचे इधर से धंसेगा उधर से उतना ही क्या होगा, ऊपर उठेगा, क्योंकि ये पदार्थ शिफ्ट होगा। तो महाद्वीपों को उठने के लिए यहाँ पे और ज्यादा पदार्थ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वलित पर्वत किससे बन रहे हैं, वलित पर्वत बन रहे हैं दो प्लेटों की अभिसारी गति से। अब यहाँ पर तो इनको ज्यादा क्या मिलेगा, अवसाद मिल जाएगा और ज्यादा, क्योंकि ये नीचे धसा है। तो जब साम्य स्थिति में परिवर्तन होगा तो ये पर्वत ऊपर उठेंगे। जब ऊपर उठेंगे तो वलित पर्वत के क्षेत्रों में क्या होगा, भूकंप उत्पन्न हो जाएगा, तेजी से भूकंप उत्पन्न हो जाएगा। तो अगर कभी भी भू संतुलन में भी अव्यवस्था आ जाती है, आइसोस्टेटिक कंडीशन है पृथ्वी की, उसमें भी अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, तो उससे भी भूकंप आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कारण हो गया कि कैसे आइसोस्टेटिक चेंज के कारण भी भूकंप आते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हम देखें तो एक कारण क्या हो सकता है जो नॉर्मली माना जाता है, ठीक है, कि ऐसा भी होता है कि ऐसे भूकंप आ सकते हैं। जैसे एक हो सकता है कि जलीय भार को हम ले लें, जलीय भार के कारण भी भूकंप आ सकते हैं। जलीय भार से कैसे आएंगे कि जो बड़े बड़े जो बांध बनाए जाते हैं उन बांधों में क्या है, बहुत ज्यादा जल राशि जो है वो जमा होती है और जमा होकर के उन जल राशियों का क्या है, दाब लगता है। तो जो जल तल है उससे जो दाब लग रहा है उसके कारण कई बार धरातल के अंदर की जो चट्टानें हैं वो चट्टानों में क्या हो जाता है, अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती हैं और वो आपस में नीचे खिसक जाती हैं। ठीक है, वो खिसक जाती हैं और इसकी वजह से भी भूकंप आते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल जो है ऐसा माना जाता है कि जो कोयना भूकंप आया था, कोयना भूकंप आया था वो किसका परिणाम था, जलीय भार का ही परिणाम था। ठीक है, तो ये आया था, कोयना बांध जो था उसमें बहुत ज्यादा जल इकट्ठा हो गया था, इस वजह से कोयना भूकंप आया था। इसी तरीके से क्या है, कोलोराडो रिवर है, कोलोराडो कहाँ पे है, यूएसए की, इस पे एक मीड बांध बना हुआ है, ये भी वहां पर भूकंप का कारण बनता है। कोलोराडो रिवर पे जो बना हुआ मीड बांध है ये भी भूकंप का कारण बना है। इसी तरह कोयना भूकंप को भी जो है इसी का परिणाम माना जाता है, किसका, जलीय भार का भूकंप का कारण माना जाता है। ठीक है, तो ये सब तो वो कारण थे जो हमें ज्यादातर जो है भूकंप के कारण बनते हैं। 5 कारण तो ये थे। इसके अलावा क्या क्या कारण हो सकते हैं और क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है, 5 तो, एक तो मैंने आपको जलीय भार बता दिया, 5वां, और क्या कारण हो सकते हैं इसके अलावा। इसके अलावा देखो नॉर्मल कारण कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है, कोई आप परमाणु बम परीक्षण करो, जब परमाणु बम का परीक्षण करेंगे तो बहुत बड़ा क्या होगा, धमाका होगा। धमाका होगा तो उससे क्या होगा, उससे भी भूकंप आ सकता है, परमाणु बम परीक्षण करें। इसके अलावा क्या हो सकता है कि भूस्खलन हो जाए, बहुत बड़ा जब भूस्खलन होगा तो भूस्खलन के कारण भी भूकंप आ सकता है, आके एकदम से जो है पदार्थ गिरेगा तो हो सकता है, या फिर ग्लेशियर जो है वो टूट कर गिर जाए, उससे भी भूकंप आ सकता है। उससे भी भूकंप आ सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी गतिविधि जो धरातल में कंपन उत्पन्न करे वो सब भूकंप का कारण हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे भूकंप के जो है कारण हो गए। इसके अलावा कोई भी गतिविधि हो सकती है, जैसे एक गतिविधि हम ये लें कि कोई भी कास्ट जो स्थलाकृति हैं, जहां कास्ट पर होते हैं, जहां चूने की चट्टाने हैं, चूना चट्टान, वहां चूना चट्टानों के क्षेत्र में क्या हो, कोई भी कंदरा जो है, गुफाएं हैं, वो क्या हो जाए, टूट जाएं। गुफाएं, कंदराएं जो बन रही हैं वो टूट जाएं, गुफाएं टूट करके, और उससे भी भूकंप आ सकता है। इसके अलावा सागर तटीय क्षेत्रों में क्या होगा, तटवर्ती क्षेत्रों में मान लो कोई तटीय क्षेत्र जो उठा हुआ तटीय क्षेत्र है, जैसे हमारा पश्चिमी भारत का जो हमारा पश्चिमी तट है, इस तट का उठा हुआ भाग टूट के अचानक समुद्र में गिर जाए तो अभी भूकंप आ सकता है। तो ये एक नॉर्मल कारण है। मेन जो रीजन थे मैंने आपको बता दिए कि भूकंप किस किस कारण से आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भूकंप जो है उनको किस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं कि कितने तरीके के भूकंप होते हैं। ठीक है, तो भूकंप का वर्गीकरण हम
पढ़ते हैं कि भूकंपों का कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, वर्गीकरण पढ़ते हैं हम भूकंपों का। देखिए, भूकंपों को दो आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। दो आधार पर भूकंपों को वर्गीकृत किया जाता है। पहला आधार पर किया जाता है कि भूकंप का कारण क्या है। ठीक है, कि भूकंप किस किस कारण से आ रहा है या क्रिया विधि से आ रहे हैं। कारण या क्रिया विधि के आधार पर भूकंप हो सकते हैं। या दूसरा हम जो भूकंप का आधार ले सकते हैं वह है गहराई, भूकंप मूल की गहराई। ठीक है, तो केंद्र की गहराई क्या है। इसके आधार पर भूकंपों को वर्गीकृत किया जा सकता है कि कितनी गहराई पर भूकंप किस तरीके के आ रहे हैं। इस आधार पर भूकंपों को बांट सकते हैं, केंद्र की गहराई क्या है और कारण क्या है। ठीक है, अब कारण के आधार पर इसको बांटें तो इसके दो पार्ट हो सकते हैं, दो भाग प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। प्राकृतिक हो सकते हैं, नेचुरल अर्थक्वेक हो सकते हैं, और दूसरा हो सकता है एंथ्रोपोजेनिक, मानवजनित। मानवजनित भूकंप हो सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, अब जो मानवजनित भूकंप है वो तो किससे होंगे, कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी, कोई भी ऐसी रिक्रिएशनल एक्टिविटी, जैसे हम कोई भी क्या कर रहे हैं, कोई पुल बना रहे हैं, कोई बांध बना रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, कोई भी हम विस्फोट कर रहे हैं, परमाणु बम परीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, परमाणु बम परीक्षण कर रहे हैं हम, या खनन कार्य कर रहे हैं, खाने खोद रहे हैं, उससे हो सकता है। ठीक है, कोयले की खान वगैरह जो खान खोद रहे हैं उससे हो सकता है, बहुत गहराई में गए और गिर गई खान, तो उन सब से ये भूकंप हो सकता है। तो ये तो मानवजनित कारण हो गए, तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं प्राकृतिक कारणों की। तो प्राकृतिक कारण जो होते हैं उनसे हमारे कितने प्रकार के भूकंप आते हैं। तो पहला तो भूकंप मैंने बता दिया, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जनित, ज्वालामुखी से भूकंप आना, जो मैंने अभी आपको रीजन बताया कि ज्वालामुखी भूकंप कैसे होगा। जलवाष्प, गैस और मैग्मा धरातल के नीचे क्या लगेंगे, धक्का लगाएंगे, और धक्का लगा के कमजोर धरातल को तोड़ के एकदम से विस्फोट के साथ ऊपर आएंगे। जब विस्फोट होगा तो बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलेगी और धरातल में कंपन उत्पन्न होगा। और ज्वालामुखी जनित जो भूकंप होते हैं ये किन क्षेत्रों में ज्यादा पाए जाते हैं, ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर सक्रिय प्लेट किनारे होते हैं, यहां पर सबसे ज्यादा ये भूकंप आते हैं। ठीक है, दूसरा हम जो भूकंप ले सकते हैं इसे हम विवर्तनिक भूकंप ले सकते हैं। विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक भूकंप, या फिर इसको भ्रंशमूलक भूकंप भी कह सकते हैं, दोनों को इसमें ले सकते हैं। ठीक है, अब विवर्तनिक भूकंप में जो अभिसारी गति का परिणाम होंगे, जहां पर क्षेपण होगा, ठीक है, जहां पर क्षेपण होगा किसी भी अधिक घनत्व वाली प्लेट का कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे जब क्षेपण होगा तो वह कहां जाएगी, बेनियोफ जोन में जाएगी। और जो इस तरीके के जो भूकंप होंगे वो कहां होंगे, इस तरीके के भूकंप मैंने बताया आपको मध्यम और अधिक गहराई के भूकंप होंगे, मध्यम या अधिक गहराई के भूकंप होंगे, जिनका केंद्र 200 से 700 किलोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये कहां होंगे, ये होंगे मेंटल के अंदर। हमारे प्रवार जो है भूकंप धरातल का के नीचे जो प्रवार परत जो है वहां पर ये होंगे भूकंप विवर्तनिक। और जो भ्रंशमूलक जो होंगे ये भी विवर्तनिक ही हैं, मगर इस प्रकार के भूकंप का क्या होते हैं, उथले होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये उथले होते हैं। ये कितने होंगे, ये होंगे 70 किलोमीटर की गहराई तक मैक्सिमम। ठीक है, ये होंगे 70 किलोमीटर की गहराई तक। तो दो प्रकार हो गए हमारे, ज्वालामुखी जनित हो गए और विवर्तनिक हो गए या भ्रंशमूलक हो गए। ठीक है, ये किससे उत्पन्न हो रहे हैं, ये उत्पन्न हो रहे हैं सक्रिय प्लेट किनारों पर विवर्तनिक भूकंप आ रहे हैं। भ्रंशमूलक भूकंप सक्रिय प्लेट किनारों पर भी आ सकते हैं और धरातल के किसी भी भाग में जहां पर भी भ्रंशन हो वहां हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भ्रंशमूलक भूकंप जो हो रहे हैं वो उथले होते हैं। विवर्तनिकी के जो क्षेपण जनित या अभिसारी गति के कारण जो भूकंप हो रहे होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे भूकंप जो मध्यम या अधिक गहरे होते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप हो गए।
तीसरा टाइप लेते हैं कि इसमें तीसरा टाइप कौन सा हो सकता है कि तीसरा हो सकता है वितलीय या प्लूटोनिक, वितलीय या प्लूटोनिक। अब वितलीय या प्लूटोनिक क्या होते हैं? ऐसे भूकंप जो धरातल में गहराई में ही पाए जाएंगे हमेशा, ठीक है। तो ऐसे भूकंप जो होते हैं वो लगभग 350 किलोमीटर से लेकर के और लगभग 700 किलोमीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। वितलीय भूकंप 350 से 700 किलोमीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। और चूंकि हम इसको पढ़ रहे हैं कारण के आधार पर, तो हमें यहाँ इसके बारे में कारण बताना भी जरूरी है। भाई विवर्तनिक का हमने बता दिया कि टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो रही है, उससे हो रहा है। ज्वालामुखी मूवमेंट से ज्वालामुखी जनित हो गए। अब विवर्तनिक या प्लूटोनिक भूकंप क्यों है? देखिए एग्जैक्ट रीजन इसका अभी तक पता नहीं है, क्योंकि बहुत अधिक गहराई में उत्पन्न होते हैं। मगर इसका कारण ऐसे माना जाता है कि धरातल के अंदर क्या है, बहुत अधिक ताप है, और तापमान के प्रभाव में क्या है कि जो धरातल की चट्टानें हैं उनमें रूपांतरण हो रहा है, उनमें रासायनिक जो संरचना है वह रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है तापमान के प्रभाव में। जैसे आग्नेय चट्टान से क्या बन जाए, रूपांतरित चट्टानें बन जाए, ठीक है। तो इसके वजह से रासायनिक संरचना में जब परिवर्तन होता है तो उनके घनत्व वगैरह में परिवर्तन आता है, और इसके वजह से चट्टानों में मूवमेंट उत्पन्न होती है, और उस मूवमेंट से वितलीय या प्लूटोनिक भूकंप आते हैं। इससे ज्यादा कोई एग्जैक्ट रीजन पता नहीं है, ठीक है। यही अनुमान लगाया जाता है कि ऐसे भूकंप आते होंगे, वितलीय प्लूटोनिक भूकंप ऐसे आते होंगे, ठीक है। इसके बाद आता है चौथा हमारा जो टाइप आता है भूकंप का, वो चौथा टाइप आता है हमारा संतुलन मूलक भूकंप। संतुलन मूलक भूकंप। संतुलन मूलक भूकंप कैसे होते हैं? संतुलन मूलक भूकंप जैसे मैंने आपको बताया कि जब महाद्वीपीय भाग जो है, महाद्वीपीय भाग में उठे हुए पर्वतों में से नदियां तोड़ के अपरदन करके अवसाद को लेके जाएंगी, वो सेडिमेंट अवसाद जो है वो कहां जाके जमा होगा, सागर तटीय क्षेत्रों में। और उसकी वजह से क्या होगा, अगर निमज्जन हो जाता है, सबमर्जेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या आएगा, भूकंप आ जाएगा। तो इसे संतुलन मूलक भूकंप कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें जो वलित पर्वत हैं वो ऊपर उठने लगेंगे, उनका क्या हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा, अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, किसका, पर्वतों का। और जो सागर तटीय क्षेत्र है उनका क्या होगा, निमज्जन हो जाएगा, यानी सबमर्जेंस हो जाएगा। और ये संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए होते हैं, इसलिए इनको संतुलन मूलक भूकंप कहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं हम संतुलन मूलक भूकंप, जो संतुलन को वापस स्थापित करने के लिए उत्पन्न होते हैं। इसके बाद आते हैं केंद्र की गहराई के आधार पर भूकंप। ये क्लियर हो गए हैं आपको, कारण और क्रियाविधि के आधार पर किस प्रकार के भूकंप होते हैं। अब जो केंद्र की गहराई के आधार पर हम भूकंप है उनको क्लासिफाई करें, तो केंद्र की गहराई के आधार पर मैं नाम अभी बताता आ रहा हूं आपको। पहला उथले भूकंप, उथले भूकंप। और उथले जो भूकंप है जिन्हें कहेंगे शैलो अर्थक्वेक, शैलो अर्थक्वेक जो होंगे ये कितनी गहराई तक होंगे, ये होंगे 70 किलोमीटर से कम गहराई। 70 किलोमीटर से कम गहराई पर जो भूकंप का केंद्र होगा, ऐसे भूकंपों को उथले भूकंप कहेंगे। तो 70 किलोमीटर से कम गहराई पर क्या होगा, फोकस। फोकस जो है, जो हमारा हाइपोसेंटर फोकस भूकंप मूल या भूकंप केंद्र जिसे कहेंगे, वो 70 किलोमीटर से कम गहराई पर होगा। और जो दूसरे तरीके के भूकंप होंगे हमारे, वो होंगे हमारे मध्यम गहराई के भूकंप। मध्यम गहराई के जो भूकंप होंगे, देखो उथले भूकंप किसके वजह से बन रहे थे, जो भ्रंशन जो है ना उसकी वजह से उथले भूकंप आते हैं। जबकि जो मध्यम गहराई के जो भूकंप हैं, ये प्लेट टेक्टोनिक्स जो हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं उनके किन पे किनारों के आसपास जो आते हैं वो मध्यम गहराई के भूकंप आते हैं। और इनकी गहराई क्या होगी, इनका जो फोकस है वह 70 किलोमीटर से लेकर के और 300 किलोमीटर की गहराई तक होगा। 70 किलोमीटर से और 300 किलोमीटर तक की गहराई का जो होगा उसे कहते हैं हम क्या, मध्यम गहराई के भूकंप। और तीसरे जो हैं जिसे हम कहते हैं अत्यधिक गहराई के भूकंप।
ठीक है, ये कैसे होते हैं, डीप अर्थक्वेक होते हैं। अत्यधिक गहराई के जो भूकंप होंगे, डीप जो होंगे, वो कितने होंगे, ग्रेट, ये होंगे 300 किलोमीटर से लेकर के और 700 किलोमीटर तक की गहराई पर होंगे। धरातल के नीचे इनका जो भूकंप मूल होगा, जो फोकस होगा, वो होगा 300 किलोमीटर से लेके 700 किलोमीटर तक। और ये भी टेक्टोनिक प्लेट्स के मार्जिन पे हमें देखने को मिलते हैं जब कोई भी प्लेट बहुत नीचे क्षेपण कर गई है। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको कि कैसे अलग अलग गहराई पर भूकंप हैं, उनकी वजह से इनका नामकरण दिया जाता है। अब यहां मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और समझाता हुआ चलता हूं कि देखिए, हम बात कर रहे थे कि अभिसारी जो गति है, अभिसारी गति है जहां पर दो प्लेट्स जो हैं वो आ रही हैं पास पास, तो उनमें से जो अधिक घनत्व वाली प्लेट है उसका कम घनत्व वाली प्लेट जो है उसके नीचे क्षेपण होगा। तो हमने यहाँ पर ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट का तो एग्जाम्पल ले लिया। अब अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट ही पास आए तो क्या होगा, ये कॉन्टिनेंटल, अब ये मान लो हम इसको भारतीय प्लेट मान ले, इंडियन प्लेट मान ले, और इसको यूरेशियाई प्लेट मान ले। ठीक है, इसको यूरेशियाई प्लेट मान लें, और ये दोनों प्लेट्स जो हैं वो आ रही हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं हमारी, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। इन दोनों का क्या हो रहा है, इन दोनों का एक दूसरे की ओर अभिसरण हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या बन रहे हैं हमारे, यहाँ पे हमारे बन रहे हैं हिमालय पर्वत बन रहा है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम देखें तो हिमालय पर्वत जो है उसमें भूकंप मिलते हैं। हिमालय पर्वत हमारा भूकंप प्रोन एरिया, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, मगर वहां पर ज्वालामुखी नहीं मिलते हैं। तो इसका कारण क्या है कि देखिए, जब क्षेपण होगा तो क्षेपण से ये बेनियाफ जोन बनेगा, और बेनियाफ जोन जो है उसमें नीचे मैग्मा जो है, इसमें क्या होगा, यहाँ पर मैग्मा की वजह से चट्टान पिघलेंगी और भूपटल जो वलन के कारण कमजोर हुआ है उससे मैग्मा निकल के बाहर आएगा। मगर भारतीय और यूरेशियन प्लेट के संबंध में ये कहा जाता है कि एक मत ये कहता है कि इनका जो क्या है, क्योंकि दोनों का क्या है, घनत्व बराबर है लगभग, कि दोनों कौन सी है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और दोनों का लगभग घनत्व बराबर है, चाहे वो भारतीय प्लेट हो चाहे यूरेशियाई प्लेट हो। इसलिए कोई भी प्लेट, ना तो भारतीय प्लेट ना यूरेशियन प्लेट, कोई भी प्लेट एक दूसरे के नीचे क्षेपण नहीं कर रही है, मगर भूकंप इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में गति हो रही है, रगड़ हो रही है, और यहाँ पर बल, अंतर्जात बल कार्य कर रहे हैं, इस वजह से भूकंप आता है। मगर कोई भी ऐसा क्षेपण यहाँ पे नहीं मिलता जिससे कि ज्वालामुखियों की उत्पत्ति हो। क्लियर है, एक मत तो ये कहता है। दूसरा मत कह रहा है कि भारतीय प्लेट क्षेपण कर रही है, भारतीय प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपण कर रही है, इस वजह से ये जो प्लेट है ये क्या हो रहा है, वड़ाती बेनियाफ जोन जो है उसमें जा रही हो, इतनी ज्यादा नहीं है कि यहाँ पर मैग्मा जो है उसका निर्माण हो। एक्चुअली मैग्मा जब यहाँ मैग्मा होगा ही नहीं तो जब मैग्मा आएगा ही नहीं तो ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होगा, और ज्वालामुखी विस्फोट जब नहीं होगा तो उससे क्या होगा, हमारे हिमालय क्षेत्र में ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलते हैं। सिर्फ एक घर्षण, एक रगड़ लग रही है, उस रगड़ की वजह से यहाँ पर भारतीय प्लेट जो है वो थोड़ी सी जो क्षेपण कर रही है उससे घर्षण हो रहा है, उससे भूकंपों की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे भारतीय और यूएसएन प्लेट का कारण है कि ज्वालामुखी क्यों मिलते नहीं हैं और क्यों भूकंप मिलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको भूकंप के कारण बता दिए हैं और भूकंपों के प्रकार में बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे इस टॉपिक में मैं और वीडियोस लाने वाला हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।